हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम एकेडमी में। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग आगे के मौलिक सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, जो कि हम लोगों ने विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों से संबंधित पढ़ा था और फिजिक्स के मौलिक सिद्धांतों को हमने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने न्यूटन की गति के नियम से लेकर के ऊर्जा संरक्षण का नियम तक पढ़ लिया है। आज हम लोग आगे के 5 और सिद्धांतों को देखेंगे, संवेग संरक्षण से लेकर के डॉपलर प्रभाव तक। उससे पहले हम लोग एक रिवीजन, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। ठीक है, तो क्या होता है न्यूटन की गति का नियम? हम लोगों ने न्यूटन की गति के 3 नियम पढ़े हैं। प्रथम नियम जो हमारा था वह जड़त्व का नियम कहलाता है, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर हमने द्वितीय नियम पढ़ा जो कि क्या कहलाता है? संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम। फिर हमने गति का तृतीय नियम पढ़ा, क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। क्लियर है? इस तरीके से गति के 3 नियम पढ़ लिए थे हमने। उसमें हम लोगों ने जड़त्व का जो नियम हमने पढ़ा था उसको बोला था कि आपको मास से डायरेक्टली कंपेयर करना है। जड़त्व की जो माप होती है, इनर्शिया को किस में मेजर किया जाता है? मास में। मास में। तो जड़त्व की माप क्या है? मास है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो किसी भी वस्तु का जड़त्व इंक्रीज होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें हमने कहां पढ़ा था? न्यूटन की गति का नियम। फिर हमने क्या पढ़ा? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी 2 पिंडों में लगने वाला आकर्षण बल, कौन सा बल? आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल नहीं। तो किसी भी 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और ये जो बल है यह 2 राशियों पर निर्भर करता है। पहला कि ये जो हमारे 2 पिंड हैं यूनिवर्स में, उसके मासेस पे, उसके द्रव्यमानों पर, और दूसरा इनकी बीच की दूरी पर। और वो किस तरीके से डिपेंड करता है कि जो आकर्षण बल लग रहा है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मासेस के गुणनफल के, द्रव्यमानों के गुणनफल के, और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या इतनी बात समझ में आई थी? तो ये हमारा क्या था? गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था और हमने वहां गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण में, गुरुत्वीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर भी पढ़ा था। ठीक, जिन बच्चों ने नहीं देखा है पिछले 2 लेक्चर्स, सबसे पहले वो देख लें उसे, फिर यहां पे कंटिन्यू करें। फिर हमने क्या पढ़ा? पलायन वेग। क्या होती है पलायन वेग? एस्केप वेलोसिटी। किसी भी पिंड की सतह से जब किसी वस्तु को फेंका जाता है तो उस वस्तु की न्यूनतम वेलोसिटी, न्यूनतम वेग, समझ रहे हो? किसी भी पिंड से, या जैसे हमने बोला था पृथ्वी की सतह से हम किसी भी वस्तु को फेंक रहे हैं, यहां से हमने फेंका, ये पृथ्वी है हमारी। ठीक, यहां से हम फेंकें तो एक वेलोसिटी इस वस्तु को देनी पड़ेगी। वह न्यूनतम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि ये इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके निकल जाए और वापस लौट के ना आए। तो इस न्यूनतम वेलोसिटी को, न्यूनतम वेग को ही हम लोग क्या बोलेंगे? पलायन वेग बोलेंगे। यही पढ़ा था हमने। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान है वो कितना हमने पढ़ा था? एस्केप वेलोसिटी जो है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, √2gr। जी जो है ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण है और आर हमारा पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, जिसका मान लगभग 6000 के आसपास होता है, 6372 किलोमीटर के आसपास। ठीक, तो ये हो गया हमारा पलायन वेग। उसके बाद आते हैं महाविस्फोट सिद्धांत पर। तो महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था, है ना? उनके अनुसार उन्होंने बोला था कि जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, अरबों वर्ष पूर्व एक छोटी सी आकृति के समान था, बहुत ही सूक्ष्म। उन्होंने बोला था कि ये प्रोटॉन के समान था। ठीक, और उसके अंदर एक महाविस्फोट हुआ और यह महाविस्फोट इतना ऊर्जावान था कि इसका विस्तार आज भी हो रहा है। और इस विस्फोट से ही ये पृथ्वी, चंद्रमा एंड अदर जो ग्रह तारे हमको दिखाई दे रहे हैं उन सभी का निर्माण हुआ है। क्लियर? फिर आगे हमने पढ़ा था आर्किमिडीज का सिद्धांत।
आर्किमिडीज ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उनके अनुसार क्या बोला गया कि जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबाया जाए तो उस पर एक बल आरोपित होता है द्रव के द्वारा ऊपर की तरफ। फिर से सुनो, जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, तो उस पर द्रव के द्वारा एक बल आरोपित किया जाता है। वही बल उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक, और यह उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? उत्प्लावन बल जो है, यह वस्तु जैसे ही हमने द्रव में डाला तो यह वस्तु द्रव से कुछ मात्रा, कुछ द्रव्यमान की लिक्विड द्रव को हटाएगा। ठीक, और जितना वह स्पेस हटा रहा है उसका जो द्रव्यमान होगा उस द्रव्यमान के बराबर आएगा। मतलब उत्प्लावन बल जो है उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर, द्रव के द्रव्यमान के बराबर, मास के बराबर होता है। और हमने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे कि उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर ही हम लोगों ने डिजाइन की थी बड़े बड़े शिप्स की, है ना। और हमने एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखा था कि एक लोहे की जो कील है वह द्रव में डूब जाती है, जबकि उसी लोहे की बनी एक जहाज, इतनी बड़ी जहाज, वह उस द्रव पर, पानी पर क्या होती है, तैरती होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है ना। तो इसके हमने दो कारण पढ़े थे। पहला तो उत्प्लावन बल पढ़ा था कि एक जो बड़ा शिप है वह बड़े मात्रा में द्रव को हटाएगा, और जितना ज्यादा द्रव हटाया जाएगा किसी वस्तु के द्वारा उतना ज्यादा उत्प्लावन बल लगेगा ऊपर की तरफ। और दूसरी चीज पढ़ी थी हमने, डेंसिटी, घनत्व। किसी भी कम घनत्व वाली वस्तु को अधिक घनत्व वाली वस्तु पर तैराया जा सकता है, तैरती ही है। ठीक, तो जब हमने शिप का डिजाइन किया था तो हम लोगों ने इस शिप के नीचे वाले पोर्शन में कुछ हॉलो सेक्शन बनाया। डिजाइनिंग में ये सब होता है, और उसमें हमने एयर भर दी। एयर जो है, हवा जो है, वह द्रव के कंपेयर में उसका जो घनत्व होता है काफी कम होता है। इस वजह से जो हमारी बड़ी बड़ी शिप्स हैं वह दो कारणों से, अपने डिजाइन की वजह से और उत्प्लावन बल की वजह से बहुत ही आराम से तैरती है। क्लियर है? आगे देखते हैं ओम का नियम। ओम के नियम में हमने पढ़ा था कि किसी भी चालक, कंडक्टर में अगर हम लोग करंट, धारा जो आई प्रवाहित करते हैं, कोई भी कंडक्टर हमने ले लिया, उसमें अगर हमने धारा आई, करंट आई प्रवाहित करते हैं तो उनके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है V, पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें बहने वाली धारा के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम के नियम के अनुसार ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि जो विभवांतर है वो बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमने विभवांतर को बढ़ाया तो धारा भी बढ़ेगी, विभवांतर को घटाया तो धारा भी घटेगी। ये होता है ओम के नियम के अनुसार। फिर हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम के नियम में हमने दो आवेशों, दो चार्ज पार्टिकल्स की बात की थी, है ना। उसमें हमने पढ़ा था कि दो समान नेचर के चार्ज पार्टिकल्स Q1, Q2 एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, क्योंकि वो दोनों समान नेचर के हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर वो, उनका नेचर असमान है, विपरीत है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर मान लेते हैं दोनों माइनस माइनस हैं तो प्रतिकर्षण, एक प्लस है एक माइनस है तो आकर्षण, प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण। क्लियर है? तो दो समान नेचर के चार्ज पार्टिकल्स, दो समान नेचर के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान नेचर के चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
फिर हमने पढ़ा था कि अगर दो चार्ज पार्टिकल में दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वह उन चार्ज पार्टिकल पर निर्भर करता है और उनकी बीच की दूरी पर निर्भर करता है, जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण नियम में पढ़ा था। कहने का मतलब इसमें जो फोर्स लग रहा है वह आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्ज पार्टिकल्स के गुणनफल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती, और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनकी बीच की दूरी के स्क्वायर के। क्या इतनी बात समझ में आई थी? हम यहां तक कूलाम के नियम तक रिवीजन कर लिए। ठीक, लास्ट क्या था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया था? मेयर के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, जिनके अनुसार क्या बोला गया था कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी जो है, एक एनर्जी का जो फॉर्म है उसे सिर्फ दूसरी एनर्जी के फॉर्म में बदला जा सकता है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, जिसमें सबसे प्रमुख एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला देखा था। विद्युत ऊर्जा को हम लोगों ने अलग अलग ऊर्जा के फॉर्म में, ऊर्जा के रूपों में बदला था। क्या था वो हमने बोला था एक स्विच ऑन करो तो बल्ब जल जाती है, मतलब जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो हमने क्या, करंट प्रवाहित की, धारा, मतलब विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा जो है किसमें कन्वर्ट हो गई थी? लाइट एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा में, बल्ब के द्वारा। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हमने फैन ऑन किया था तो उसमें मोशन आया था, वेलोसिटी आई थी, काइनेटिक एनर्जी में बदला, है ना, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा भी बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक, ये पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है और पूरी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की भी बराबर हो सकता है और मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी हो सकता है। अगर ये जीरो हुआ तो ये जीरो हुआ तो ये। इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया जब हमने फैन ऑन किया था। मैंने आपको वहां पे काइनेटिक एनर्जी बोला था क्योंकि उसमें वेलोसिटी है, आप काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो, गतिज ऊर्जा भी बोल सकते हो। ठीक, फिर हमने बोला कि जैसे ही हमने स्पीकर ऑन किया तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, वह ध्वनि ऊर्जा में, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फिर हमने हीटर ऑन किया तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वह हीट एनर्जी में, ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके से हमने क्या किया था, सोलर पैनल हमने घरों पे लगा रखा था। सोलर पैनल, यहां पे सन की रेस आ रही थी, सन की रेस आ रही थी, मतलब प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों। ठीक, लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी सोलर पैनल ने एब्सॉर्ब किया और इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट हमने मोमबत्ती वाला एग्जांपल देखा था। जैसे ही हमने मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती में एक रिएक्शन होता है, मोमबत्ती जलती है मतलब एक रिएक्शन हो रहा है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ठीक, तो जली तो रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, जो कि कन्वर्ट हो गई किसमें, लाइट एनर्जी में, है ना, क्योंकि मोमबत्ती हमें लाइट देती है, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश देती है, थोड़ा बहुत हीट भी देती है, तो आप लोग हीट भी बोल सकते हो। मैंने आपको एक चीज समझाया था कि जिस अप्लायंसेस का जो काम होता है आप वही एनर्जी बोलोगे। जैसे लाइट का काम, बल्ब का काम है प्रकाश देना, वो थोड़ा बहुत गर्म भी हो रही है तो कोई बात नहीं, तो आप बोलोगे वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रकाश ऊर्जा लाइट ऊर्जा में बदली है, हीट नहीं बोलोगे। ठीक है ना? तो यहां तक हमारा सारा रिवीजन हो गया। आज हम लोग बात करते हैं संवेग संरक्षण का नियम पर। तो संवेग संरक्षण का नियम
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, क्या होता है संवेग, मोमेंटम। ठीक है, तो संवेग का जो फॉर्मूला है बेसिकली P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल है मास ऑफ द बॉडी के, द्रव्यमान किसी वस्तु के, और उस वस्तु की वेलोसिटी मतलब वेग। मास इंटू वेलोसिटी इज नोन एज संवेग, मोमेंटम, द्रव्यमान गुणित वेग। यह हमारा संवेग का फॉर्मूला है, याद कर लेना ताकि संवेग संरक्षण इजी वे में समझ में आए। चलिए देखते हैं, जब दो या दो से अधिक वस्तु एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है, जब दो वस्तु आपस में क्रिया कर रही हैं और उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा होता है, तो उनका कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है। दो वस्तु आपस में क्या कर रही हैं, परस्पर क्रिया कर रही हैं, और कोई भी बाह्य बल ना आरोपित करें, तो उन वस्तुओं के जो आपस में इन लोगों ने क्या किया, परस्पर क्रिया किया, उसके बाद इनका संवेग जो रहेगा वो संरक्षित रहेगा। समझते हैं। ये आपके पास दो वस्तुएं हैं, एक का मास द्रव्यमान m1, एक का मास m2। ठीक, ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। मान लेते हैं इन दोनों वस्तुओं का जो वेग है वह u1 है और एक का u2 है। ठीक, क्या और एक कंडीशन दे देते हैं कि u1 जो है वो ग्रेटर देन है u2 के, मतलब इस वस्तु का जो वेग है वो अगली सेकंड वस्तु के वेग से ज्यादा है। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ समय के बाद इनके बीच में टक्कर होगा, इसकी स्पीड ज्यादा है तो इससे टक्कर करेगा, कोलिजन होगा। तो मान लेते हैं इनका कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद क्या हुआ, इनकी वेलोसिटी, इनके वेग में परिवर्तन हो गया, एक का v1 हो गया और एक का v2 हो गया। फिर से समझो, दो वस्तुएं हैं, एक का मास m1 एक का मास m2। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, शुरुआती जो वेग है वो u1 और u2 है। हमने एक कंडीशन दे दिया कि पहले वाली वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के वेग से ज्यादा है, तो कुछ समय के बाद इनके बीच में कोलिजन होगा। ये मान लेते हैं कोलिजन हो गया। ठीक, कोलिजन के बाद क्या हुआ, जैसे ये इसे टक्कर देगा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और इसकी स्पीड कम हो जाएगी, वेग परिवर्तित हो गया, तो इसकी जो वेलोसिटी है वह बढ़ जाएगी, v2 हो गया। और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, शुरू के कंपेयर में u1 से क्या हो गई, कम हो गई, v1 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है कि अब सेकंड वाली वस्तु का वेग बढ़ गया है। ठीक, तो यहां पे हम अभी संवेग का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। यहां पे इसे अप्लाई करते हैं। इसका जो संवेग कितना हुआ, m1 इंटू u1, और इसका कितना हुआ, m2 इंटू u2। कोलिजन के बाद इसका संवेग m1 v1 यहां से आ रहा है और इसका m2 इंटू v2। अब यहां पे संवेग संरक्षण का नियम क्या बोल रहा है कि जब दो वस्तु आपस में क्रिया करते हैं तो उनका जो कुल संवेग है वह संरक्षित होगा। यहां पे कोई हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया है। कहने का मतलब है आपस में क्रिया कर रहे हैं तो ये जो संवेग है दोनों वस्तुओं का, ये इक्वल होगा कोलिजन के बाद इसके संवेग के बराबर होगा। यही संवेग संरक्षण का नियम बोलता है कि बिफोर कोलिजन जब कोई वस्तु आपस में क्रिया करती है, कोलिजन के बाद ये हो गया आफ्टर कोलिजन। ठीक,
क्या है कंडीशन? कोलिजन, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, टक्कर से पहले, टक्कर के बाद। यहां पे जो संवेग है दोनों वस्तुओं का, टक्कर के बाद जो संवेग आया दोनों वस्तुओं का, वह इक्वल होगा। मतलब संवेग संरक्षित है, संवेग पहले और बाद में संरक्षित है। यही हमारा हमारा संवेग संरक्षण का नियम बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सबको? नोट डाउन कर लें। ठीक, एक पॉइंट इसमें और आप लोगों को याद रखना है कि जो संवेग संरक्षण का नियम है न्यूटन की गति के दूसरे नियम का परिमाण है, परिणाम है, रिजल्ट है। ठीक, कैसे? हमने जो न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? वहां पे भी संवेग की बात कर रहे थे। सेकंड लॉ क्या है? संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यह सेकंड लॉ हमने पढ़ा था कि जो किसी वस्तु पर बल आरोपित हो रहा है उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है, यह हमने पढ़ा था। ठीक, उसी नियम के अनुसार यह नियम आया है। अर्थात हमने यहां पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाया? बल नहीं लगना चाहिए, तो मतलब F इज इक्वल टू 0। तो जब F इज इक्वल टू 0 है, यहां से हमने इक्वलिटी साइन, ये हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो ये इक्वल साइन आ गया। ठीक है ना? तो यहां पे अगर ये फोर्स 0 होगा तो क्या आपको नहीं पता है कि P भी 0 होना चाहिए? दोनों इक्वल है, तो हमारा जो संवेग है वो 0। ये कंडीशन तभी प्राप्त की जा सकती है, संवेग में परिवर्तन 0 तभी हो सकता है जब हमारा संवेग जो है नियतांक हो, कांस्टेंट हो, मतलब संरक्षित हो। ठीक, अब यहां पे एक एग्जांपल है, रॉकेट की उड़ान, ये जो है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन आपको आएगा कि रॉकेट की उड़ान इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप बोलोगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर आपने तो क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन की गति के तृतीय नियम में भी बोला था रॉकेट का उड़ना जो है, तो वहां पे बेटा वहां एक्शन रिएक्शन की वजह से वो उड़ रहा है, यहाँ पे संवेग संरक्षण की वजह से उड़ रहा है। दोनों ऑप्शन आप लोगों को सही करना पड़ेगा, जो ऑप्शन में आएगा आप उसे टिक कर दोगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आया? ठीक, तो संवेग संरक्षण का नियम आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मागतिकी का नियम। ठीक, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से बना है, थर्मल प्लस डायनामिक। थर्मल मतलब ऊष्मा और डायनामिक मतलब गतिकी। तो ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा की गति, मोशन ऑफ हीट, इसी को हम लोग ऊष्मागतिकी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? अब यहां पे ऊष्मागतिकी के 4 नियम है। कितने? 4 नियम है। आप लोगों को जितना मैं समझा रहा हूं सिर्फ उतना ही समझना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सिद्धांतों को सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए और उससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और जिन वैज्ञानिकों के नाम याद करना जरूरी है मैं आपको बताता जा रहा हूं, जिनके जरूरी नहीं है मैं वो नहीं बता रहा हूं। ठीक, तो ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम ये हम लोग पहले देखते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि किसी भी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही हीट का फ्लो होगा, ऊष्मा गति करेगी। जो मोशन ऑफ हीट है, ऊष्मा की गति है, वह हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही होती है। ये तो आपको भी पता है। जब आप लोग खाना बनाते हो, कढ़ाई में सब्जी चलाते हो, जो चलाने वाला आपका पलटा होता है उसे अगर छोड़ देते हो तो थोड़ी देर में क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। जैसे ही आप पकड़ते हो वो हीटअप हो जाता है। मतलब ऊष्मा का ऊष्मा क्या हुई? ट्रांसफर हुई आपकी कढ़ाई से, वो पूरी की पूरी वहां उस लास्ट वाले पॉइंट तक आपकी क्या हो गई? गर्म हो गई। तो कैसे हुआ? ऊष्मा मोशन में है, हीट फ्लो कर रहा है, तभी तो ये चीज हो रही है। ठीक, और ये फ्लो किस डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन बता रहा है हॉट बॉडी से, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ। यही है बस। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम बस इतना ही बोलता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होता है। क्लियर? इसके अलावा एक एग्जांपल देखो कि अगर कोई भी बॉडी ए, कोई वस्तु ए जिसका टेम्परेचर जो है TA है,
उसे अगर हम लोग किसी दूसरी वस्तु B जिसका टेम्परेचर TB है उसके साथ में जोड़ के रख दें, और अगर यहां पे TA ग्रेटर देन TB है, मतलब ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, ये गर्म है और ये उसके कंपेयर में ठंडी है, तो हीट का ट्रांसफर A से B की तरफ होगा। ठीक, और ये कब तक होगा? जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाएं, मतलब दोनों का टेम्परेचर, दोनों का ताप एक समान नहीं हो जाता, तब तक हीट का फ्लो बना रहेगा। अगर इन्हीं दोनों वस्तुओं के साथ एक वस्तु 3 भी रख दें, एक दूसरा ऑब्जेक्ट 3 रख दें जिसका टेम्परेचर जो TC है, और अगर ये जो टेम्परेचर TA और TB से कम है, तो जो टेम्परेचर फ्लो होगा, ताप ऊष्मा का जो प्रवाह होगा TA से TC की तरफ और TB से TC की तरफ होगा। ये तब होगा जब TC सबसे ज्यादा ठंडा होगा, और अगर मान लो TC सबसे ज्यादा गर्म है तो TC से ऊष्मा प्रवाहित होने लगेगी TA और TB की तरफ। ये तब तक होगी जब तक कि तीनों बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं आ जाते। इक्विलिब्रियम की कंडीशन मतलब संतुलन स्थापित नहीं कर लेते। कहने का मतलब है TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू TC, कुछ समय के बाद ये वाली कंडीशन हमें मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आने का मतलब है तीनों बॉडी का जो ताप है वह इक्वल हो जाएगा। यही शून्यांकी का नियम है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? इसमें ऊष्मा की बात करेगा, हालांकि सब ऊष्मा की ही बात हो रही है। अगर हमने किसी भी बॉडी के अंदर, बॉडी मान लेते हैं, एक सिलेंडर और एक पिस्टन ले लेते हैं, ये वाला हमारा सिलेंडर और ये हमारा पिस्टन, जिसके अब इंजेक्शन सिरिंज वगैरह आपने देखा होगा, उसमें आप लोग पुश करते हो तो जो पिस्टन आपका सिरिंज जो है वो अंदर की तरफ यहाँ पे मूव करना चालू कर देता है, बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है? उसी के समान हमने क्या ले लिया, पिस्टन और सिलेंडर का एग्जांपल ले रहे हैं। इस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है और हमने नीचे से क्या किया, हीट देना चालू किया। देख लो हीट, कितनी हीट दी, कुछ ऊष्मा दी हमने Q। ठीक, अब जैसे ही हमने इसको ऊष्मा देना चालू किया तो आपको नहीं लगता है कि ये जो गैस है ये गर्म होने लगेगी? ये गर्म होने लगेगी। गर्म होने का मतलब है इसकी ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा, इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। आ रहा समझ में? और इंक्रीज होगी तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस गैस के अणु जो हैं, ये काइनेटिक एनर्जी, इनमें गति आ जाएगी। मतलब ये जो एनर्जी जो Q है ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब आप लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम भी यहाँ पे लगा सकते हो। हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, मॉलिक्यूल्स जब मोशन में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी में, ऊष्मीय ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आ रही है। इसीलिए हम लोग ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम का एक रूप कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। किस सिद्धांत को, क्वेश्चन आएगा, किस सिद्धांत को ऊर्जा संरक्षण का नियम का एक रूप कहते हैं? ए, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, बी, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, सी, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलोगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही एक रूप है। और देखो आगे, यहां पे जैसे ये गर्म होगा, काइनेटिक एनर्जी आई, तो ये क्या करेगा, गैस इस पिस्टन को ऊपर की ओर ढकेलेगा। तो मतलब गैस ने क्या किया, गैस ने वर्क किया, गैस ने कार्य किया। किस पर, पिस्टन पर, तभी तो पिस्टन मूव हो रहा है, इस कंडीशन से इस कंडीशन पे आ गया। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि यदि किसी निकाय को Q ऊष्मा देते हैं तो कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और शेष उसके कार्य में बदलने में यूज होगा, उपयोग में आएगा। शेष भाग निकाय द्वारा कार्य करने में व्यय होगा। मतलब अगर आपने Q ऊष्मा दी किसी भी पिंड को तो उसकी इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, आंतरिक ऊर्जा, वृद्धि हो जाएगी और उस
पिंड, उस वस्तु या उस सिस्टम के द्वारा कुछ वर्क भी किया जाएगा, W। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। यहां पे देखो जो इंटरनल एनर्जी है वह वर्क में भी कन्वर्ट हो रही है, मतलब एक बार फिर से ऊर्जा के रूप का क्या हुआ, रूपांतरण हुआ, है ना। यहां पे हीट, काइनेटिक एनर्जी जो है वर्क में कन्वर्ट हो रही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? दो बार यहां पे ऊर्जा को रूपांतरित किया गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आप लोग पढ़ते हो तो इसमें दो स्टेटमेंट आएगा, एक केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट और एक क्लॉसियस का स्टेटमेंट। तो आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है कि किस नियम, मतलब किस ऊष्मागतिकी के किस नियम में दो स्टेटमेंट हैं। आपको डायरेक्टली पूछेगा कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट किस नियम पर आधारित है, ठीक, या फिर क्लॉसियस का जो स्टेटमेंट है वह किस नियम से संबंधित है। तो आप बोलोगे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। क्लियर? तो आते हैं पहले केल्विन प्लांक स्टेटमेंट देखते हैं। क्या बोलते हैं केल्विन प्लांक जी? ये एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी इंजन नहीं बनाई जा सकती जो कि 100% एफिशिएंट हो, उसकी एफिशिएंसी 100% हो, 100%। सोचो, ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनाई जा सकती। ये किसने बोला? केल्विन प्लांक ने। ये सिंपल एक लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में, कि ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई जा सकती जो 100% एफिशिएंसी हो उसकी। ठीक, ऐसी निकाय या इंजन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में ऊष्मा लेकर कार्यकारी पदार्थ में बिना कुछ परिवर्तन लाए उसे पूर्णतः कार्य में बदल दे। आप जब बाइक चलाते हो तो पेट्रोल डालते हो, तो उसमें क्या हुआ, पेट्रोल बर्न होता है। जब वो बर्न हुआ मतलब हीट एनर्जी वहां पे चालू हुई। अब हीट एनर्जी मतलब ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होगी? कार्य में। वो आपकी बाइक को क्या करेगा? मोशन में लाएगा, वर्क करा रहा है, काइनेटिक एनर्जी ला रहे, पहले तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। बाइक कुछ काम कर रही है, आगे बढ़ने का काम कर रही है। ठीक, तो यहां पे आप देखो, ये मान लेते हैं सोर्स है, यहां से हमारे पास 100 जूल की ऊर्जा इस सोर्स से हमने एब्जॉर्ब की, इस मशीन के द्वारा, इस इंजन के द्वारा, और पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट कर दी। ये असंभव है। जब आप बाइक चलाते हो 100% आपका 1 लीटर में, अगर किसी कंपनी के द्वारा दावा किया जाता है कि 70 किलोमीटर इसकी एफिशिएंसी है पर लीटर के हिसाब से, तो आप 70 किलोमीटर नहीं चलाते हो 1 लीटर में, उससे कम ही चलाओगे। और अगर आपने रफ चलाई बाइक, बहुत ज्यादा रफ चलाई, तो उसकी एफिशिएंसी और कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हीट एनर्जी में ऊर्जा का ह्रास होता है, लॉस होता है। हीट एनर्जी के फॉर्म में, ऊष्मीय ऊर्जा के फॉर्म में जो हमारी ऊर्जा है वो लॉस हो जाती है, ह्रास होता है। ठीक है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऊर्जा निकल जाती है। अगर हमने Q1 ऊर्जा ली है किसी मशीन के द्वारा, किसी बॉडी से किसी मशीन ने Q1 ऊर्जा एब्जॉर्ब की, तो वो कितना वर्क डन करेगा? वो इस ऊर्जा से कम वर्क डन करेगा। कितना? अगर मान लेते हैं Q2 ऊर्जा इसने लॉस कर दिया, तो Q1 में से Q2 माइनस करोगे तो जो बचेगा वो वर्क डन आएगा। मतलब कहने का यही है कि कोई भी मशीन नहीं बना सकते हैं जो पूरी की पूरी ऊष्मीय ऊर्जा को कार्य में बदल दे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है? हमने पहले क्या पढ़ा? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हॉट बॉडी से, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है। यहां पे इन्होंने बोला कि क्या हम लोग कोल्ड बॉडी से, ठंडी वस्तु से ऊष्मा का प्रवाह गर्म वस्तु की तरफ कर सकते हैं? तो इन्होंने करके दिखाया। उसके लिए इन्होंने बोला कि हमको एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। क्या?
हमको एक ऐसी मशीन बनानी है जो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ऊर्जा का प्रवाह करा सके, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। अगर पॉसिबल बनाना है तो हमको एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। एग्जाम्पल में देखो, आपके पास एक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर। ये क्या काम कर रहा है? ये किसी भी वस्तु को ठंडा कर रहा है, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके और एटमॉस्फेयर में फेंक रहा है। कितनी बात समझ में आ रही है? तो आपने इस रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए क्या किया था? आपने स्विच ऑन किया था, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी। जब आपने विद्युत ऊर्जा दिया तब जबरदस्ती काम करा रहे हो, करो ठंडा, है ना, ठंडा करो, बर्फ जमाओ, मेरे पानी को आइस में कन्वर्ट करो, मेरे फल फ्रूट्स, है ना, खाने को सब कुछ क्या करो, ठंडा करो। तो आपने, कहने का मतलब है, रेफ्रिजरेटर से आपने क्या काम कराया? किसी भी वस्तु को ठंडा करने का काम कराया। मतलब हीट का प्रवाह जो है वो कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ मूव करा दिया। हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेटर इसका एग्जांपल है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या बोलता है? इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखनी है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। क्या? परम शून्य ताप, परम शून्य ताप ही सब सिर्फ आपको याद रखनी है। क्या होती है? अगर आप लोग बात करें 0 डिग्री केल्विन की, जो कि इक्वल होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस। इस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ऊष्मागतिकी का जो थर्ड नियम है वो क्या बोलता है कि किसी भी वस्तु को या किसी भी निकाय को हम किस टेम्परेचर तक कम कर सकते हैं? परम शून्य ताप तक हम इसे कम कर सकते हैं, घटाया जा सकता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हमारे एनवायरनमेंट में आप लोग देख रहे होंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो आइस में, बर्फ में बदलना चालू हो जाता है। लेकिन बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहां माइनस में टेम्परेचर होता है, -20 डिग्री, -40 डिग्री। तो इस यूनिवर्स में सबसे मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है? तो वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बराबर हो सकता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप, जिसका मान है 0 डिग्री केल्विन, जो कि इक्वल होता है -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 0 डिग्री केल्विन और डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ में आ रही है? बस इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। ये हमारा ऊष्मागतिकी का नियम खत्म हो रहा है। आगे देखते हैं किरचॉफ का नियम। इस नियम को रॉबर्ट किरचॉफ के द्वारा प्रतिपादित किया गया 1842 में। इस नियम के द्वारा क्या बोला गया कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक जो होते हैं, ऊष्मा के अच्छे एब्जॉर्बर्स जो होते हैं, वो बहुत ही अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, एमिटर भी होते हैं। मतलब कोई वस्तु अगर ऊष्मा को जितनी अच्छी तरीके से, जितना कम समय में, जितने अच्छे वे में वो एब्जॉर्ब कर पा रही है, बाद में उसे उसी दर से एमिट भी कर सकती है। ये किरचॉफ ने बोला, किरचॉफ्स लॉ ऑफ टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देखो, ये आपके पास एक लाल कलर का कोई वस्तु है, लाल कांच हमने लिया। ये हमें लाल कलर क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी कलर्स हैं उन कलर को ये एब्जॉर्ब कर ले रही है। लाल कलर को बहुत ही कम अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगी और बाकी को परावर्तित कर देगी, सिर्फ रेड कलर को। और वो परावर्तित करने की वजह से हमारी आंखों में आ रहा है और ये हमें लाल कलर दिखाई पड़ रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि जो हमारे किरचॉफ ताप के अनुसार कि कोई भी वस्तु हमें लाल कलर
या कोई भी कलर इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो बाकी के कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले रही है, और जो कलर वो रिफ्लेक्ट कर रही है हमें वो कलर दिखाई दे रहा है। और ये वस्तु अगर ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है तो अच्छा उत्सर्जक भी होगा। बच्चों एक चीज मैं और आप लोगों को बता देता हूं कि ब्रह्मांड में कुल 7 कलर हैं, सबको पता होगा। कौन से? विबग्योर। इन 7 कलर के अलावा कोई और कलर नहीं है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें कहीं पे भी व्हाइट और ब्लैक आया क्या? नहीं आया, क्योंकि ये कलर ही नहीं होता। अरे सर क्या बोल रहे हो, व्हाइट और ब्लैक कलर ही नहीं है? बिल्कुल। कोई वस्तु व्हाइट कलर इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि उसके द्वारा जितने भी कलर्स हैं उन सब को रिफ्लेक्ट कर दिया जा रहा है, किसी भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है। और अगर कोई वस्तु हमें ब्लैक दिखाई दे रही है तो उसका कारण यही है कि वो सभी 7 कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सभी के सभी 7 कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। और अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो हमारी आंखों तक पहुंच नहीं रही है, इसलिए हमें ये ब्लैक कलर, काला कलर दिखाई दे रहा है, और ये सारे के सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसलिए व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आई होप समझ में आ गया किरचॉफ का नियम। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का शीतलन नियम न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित है। न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यहां पे चाय देख के आप लोगों को चाय का याद आ रहा होगा, तो आप लोग को मैं बता दूं, इस चाय का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। हम इसे बहुत ही अच्छे से गर्म करके लाते हैं, खौला के लाते हैं, तो मान लेते हैं इस चाय का जो टेम्परेचर वो है वो टी है ये, और हमारे एनवायरमेंट, वातावरण का जो टेम्परेचर है वो टी नॉट है। ऑब्वियस ही बात है ये टी ग्रेटर देन होगा टी नॉट से। चाय का जो टेम्परेचर, ताप होगा वो वातावरण के ताप से ज्यादा होगा। तो न्यूटन का शीतलन का नियम कहता क्या है? किसी वस्तु के शीतलन की दर, कूलिंग रेट, रेट ऑफ कूलिंग, कोई भी वस्तु कूल हो रहा है पर सेकेंड, है ना, उस वस्तु के औसत ताप तथा वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका ताप और वातावरण के ताप के अंतर के बराबर, अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। E is directly proportional to change in temperature of body and atmosphere। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? जो हमारी हीट इसमें से निकल रही है वह कुछ dQ अपॉन dt, 1 सेकंड में कितनी हीट इससे निकल रही है वो प्रोपोर्शनल है हमारे T माइनस टी नॉट से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि किसी वस्तु के शीतलन की दर किस पर निर्भर कर रही है? इनके टेम्परेचर डिफरेंस के। एग्जाम्पल समझो, अगर मान लेते हैं ये जो है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है, और जो हमारा वातावरण है वह 30 डिग्री पर है, तो ये क्या होगा? ठंडा होगा। ये 100 से 90 बहुत कम समय में हो जाएगा, डिक्रीज बहुत ही तेजी से होगा, पर 100 से इसे 50 तक आने में टाइम लगेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये जो रेट है, ये कूलिंग रेट, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब उसके ठंडे होने का जो टाइम है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले तेजी से घट रहा था, उसके बाद बहुत स्लोली घटेगा, टाइम ज्यादा लगेगा उसको ठंडा होने में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, ये न्यूटन का शीतलन नियम है। आगे देखते हैं। डाफलर प्रभाव, डाफलर इफेक्ट। क्रिश्चियन डाफलर के द्वारा इस नियम का प्रतिपादन किया गया 1842 में। इस नियम के अनुसार क्या इसने स्टेटमेंट बोला कि अगर ध्वनि जो है
किसी स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति की जाए। आपेक्षिक गति का मतलब एक सोर्स है, जैसे मैं बोल रहा हूं, एक कोई श्रोता है, स्टूडेंट मेरे सामने, वो सुन रहा है। अगर मैं मूव कर रहा हूं तो उसे मेरी जो ध्वनि है वह तेज कभी धीमी, ये उससे सुनाई देगा। एग्जाम्पल देखो कि आपके पास एक एम्बुलेंस है, ठीक, आप घर में बैठे हो, अगर एम्बुलेंस आपके घर की तरफ, आपकी तरफ आ रही है तो इसकी ध्वनि आपको क्या होगा, इंक्रीज होती हुई प्रतीत होगी कि हाँ कहीं से एम्बुलेंस आ रहा है। और अगर जा रहा होगा तो इसकी ध्वनि कम होती जाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कहने का मतलब है ये ध्वनि जो है इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ये इसके वेग के कारण हो रहा है। श्रोता और स्रोत के बीच में कुछ वेग आ रहा है, कुछ आपेक्षिक गति आ रही है एक दूसरे के प्रति, ठीक। ध्वनि जो है, साउंड, ये एक स्थान से दूसरे स्थान प्रोपोगेट, आगे कैसे बढ़ती है, वेव के फॉर्म में। और इस एक वेव की जो लेंथ होती है यहां से यहां तक मान लें, इसी को वेवलेंथ बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। और अगर यही ध्वनि जो प्रोपोगेट कर रही है 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है, उसी को हम आवृत्ति बोलते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक। तो हमारी ध्वनि जो है वो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है कि हमें सुनाई तेज और कम दे रहा है इस पर। यही डॉपलर का इफेक्ट है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी हमें उतना ज्यादा तेज सुनाई देगा। 1 सेकंड में जितनी ज्यादा उसकी वेव्स आएंगी उतनी तेज हमें सुनाई देगी, और जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही कम हमें सुनाई देगा। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल, हम डॉपलर इफेक्ट का यूज कहां करते हैं, तो हम लोग जो तारे और आकाश गंगाएं हैं इनकी गति का अनुमान लगाने में करते हैं, क्योंकि वहां से आवाज आती है। उस आवाज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये दूर जा रहा है कि पास आ रहा है, और उस हिसाब से हम इसका वेग पता कर लेते हैं कि कितनी स्पीड से एक दूसरे से दूर या पास आ रहे हैं, जा रहे हैं। वायु में उड़ते हुए विमान का वेग ज्ञात करने में, जब कोई भी एरोप्लेन आपके सर के ऊपर से, छत के ऊपर से जाती है तो आपको बहुत ही तेज आवाज आती है, और फिर वो जाती है तो धीरे धीरे वो साउंड डिक्रीज होना चालू हो जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ डॉपलर इफेक्ट। जल के भीतर पनडुब्बी का जो वेग है उसे ज्ञात करने में, रक्त प्रवाह दर के मापन में प्रयोग किया जाता है। ये सारे एग्जांपल्स आप लोग रीड कर लोगे, समझ लोगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ सभी जो नियम हैं या सिद्धांत हैं उनके स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है और एग्जांपल्स को 2-3 बार देख लेना है। आप लोग कॉमन सेंस भी लगा लोगे। बहुत इजी टॉपिक है सिद्धांतों का, डीप में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ना है, सिर्फ सिद्धांतों को ऊपर ऊपर से आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। और एग्जाम्पल के थ्रू जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, उसका नेचर कैसा होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो आज की इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आगे एक क्लास और आएगी फिजिक्स की, सिद्धांतों की, फिर हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।